Hi everyone, welcome back to my another video, another session. Uh, Today we are going to discuss about neurological disorder, most common and most important neurological disorder, that is stroke and also known as cerebrovascular accident. तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से मेनली क्वेश्चन आते हैं लाइक इसके टाइप्स, सिम्टम में से भी आते हैं। मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी पूछा जाता है, ट्रीटमेंट पूछा जाता है एंड ये सॉरी सिम्टम्स तो मोस्टली इसमें पूछा जाता है। सो टुडे या let's get start with the video. Firstly, here we can see that cerebrovascular accident or stroke. ठीक है, cerebrovascular accident or stroke, as the name suggests, cerebrovascular. Cerebro means, okay, here cerebro word अपने आप में ही बता रहा है कि cerebro रिलेटेड टू cerebral. सेरिब्रल मीन्स रिलेटेड टू न्यूरोवेस्कुलर सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, तो अगर सेरिब्रोवेस्कुलर मतलब न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें जो भी वेस्कुलर सिस्टम है, मेनली ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ठीक है, उसमें अगर कोई एक्सीडेंट काइंड ऑफ थिंग लाइक कोई ट्रॉमा वहाँ पे हो जा रहा है तो उसको हम कहते हैं सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। एंड इसका जो अनदर नेम है दैट इज स्ट्रोक, राइट। सो या हियर सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट एंड स्ट्रोक, तो क्या होता है ये सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट एंड स्ट्रोक? जब ब्लड सप्लाई जो ब्रेन में है लाइक जो हमारा नर्वस सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, सेरिब्रो वेस्कुलर सिस्टम है, वहाँ पे जब ब्लड सप्लाई कम हो जाए या किसी भी वजह से वो ब्लड सप्लाई यहाँ पे रुक जाए, सी हियर, ओके, हाँ, किसी भी वजह से वो ब्लड सप्लाई अगर वहाँ पे इंटरप्ट हो रही है, रुक रही है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर ब्रेन को नहीं मिल रही है, इट कैन लीड टू ऑक्सीजन डेप्रीवेशन। ऑक्सीजन वहाँ पे डिप्राइव्ड हो रही है, ऑक्सीजन ब्लड सेल्स जो हमारे सॉरी ब्रेन सेल्स हैं उनको नहीं मिल रही है, तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो सेल्स हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी और इस्चीमिया, नेक्रोसिस जैसी कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो जाएगी। उसको हम कहते हैं स्ट्रोक या सीवीए। ओके, सीवीए और स्ट्रोक, क्लियर। अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही है या इंटरप्ट हो गई है किसी भी कंडीशन की वजह से, किसी भी प्राइमरी कॉज की वजह से, तो ऑक्सीजन वहाँ पे ब्लड सेल्स हमारे ब्रेन सेल्स को नहीं मिल रही है, तो ब्रेन सेल्स की वहाँ पे डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे इस्चीमिया हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगी। ब्रेन सेल्स वहाँ पे अच्छे से काम नहीं करेंगे, अपनी फंक्शनिंग नहीं करेंगे, वो प्रॉपर जो एरिया है ब्रेन का वो वहाँ पे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से अदर बॉडी ऑर्गन्स को वहाँ पे और अदर बॉडी ऑर्गन्स वहाँ पे अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपरली। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सीवीए और स्ट्रोक। एंड व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीवीए और स्ट्रोक मीन्स, पैथोफिजियोलॉजी का क्या मतलब है कि कैसे ये चीज़ हो रही है, कैसे लीड कर रही है ये चीज़। तो हम देखेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी में वी कैन सी हियर ब्लॉक्ड आर्टरीज, ओके, या रप्चर्ड वेसल्स या कोई ब्लड क्लॉट बन गया है, ठीक है, जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी आर्टरी जो है मेनली, या कोई भी ब्लड वेसल है वहाँ पे रप्चर हो गई है या वहाँ पे कोई ब्लड क्लॉट फॉर्म हो गया है किसी भी अदर कंडीशन की वजह से, तो इट कैन लीड टू ब्रेन सेल्स। इससे क्या होगा, जो ब्रेन सेल्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन डेफिनेशन कि इसका जो क्या होता है कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर ब्रेन सेल्स को नहीं मिली है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन या कोई भी अदर न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी और इसेंशियल फॉर ब्रेन सेल्स फॉर टू परफॉर्म द एक्टिविटी, तो वो जो ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिलेंगे, तो ब्रेन सेल की वहाँ पे क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी।
या दिस इज पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्ट्रोक्स, तीन टाइप्स में हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो वन इज ischemic stroke, second is transient ischemic attack we can say, and last is hemorrhagic stroke. Okay, तो मेनली जो इस्चीमिक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक है यही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी तरफ हम मेन फोकस करना है। ऑब्वियसली हमने ट्रांजिएंट इस्चीमिक स्ट्रोक को या अटैक को भी पढ़ना है, बट ये जो दो मेन है इनकी तरफ मेनली हमने ध्यान रखना है कि ये दोनों जो है क्या होते हैं। ठीक है, तो इस्चीमिया एज द नेम सजेस्ट इस्चीमिक कंडीशन कहाँ डेवलप होती है, जहाँ पे भी ऑक्सीजन सप्लाई डिप्राइव्ड हो रही है या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन को, बॉडी पार्ट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, किसी भी बॉडी सेल को ऑक्सीजन नहीं मिले, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इस्चीमिया हो जाता है या नेक्रोसिस हो जाती है, सेल्स वहाँ पे नेक्रोटाइज्ड हो जाते हैं। तो क्या होता है इस्चीमिक स्ट्रोक में, ठीक है, इस्चीमिक स्ट्रोक हियर क्या होगा, जो भी आर्टरीज हैं ब्लॉक हो रही हैं जिसकी वजह से जो सेल हैं ब्रेन के उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे इस्चीमिया हो जा रहा है या नेक्रोसिस हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके क्या मेन इस्चीमिक स्ट्रोक किन वजह से होता है, एक तो थ्रोम्बोटिक इसका कोज है, एंड मेन सेकेंड वन इज एम्बॉलिक। या तो वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्म हो गया है या वहाँ पे एम्बोलस फॉर्म हो गया है, तो इन दोनों में भी कंफ्यूज नहीं होना है कि व्हाट इज थ्रोम्बस एंड व्हाट इज एम्बोलस। तो थ्रोम्बस क्या होता है, थ्रोम्बस एक ब्लड क्लोट या प्लेक फॉर्मेशन कोई भी है जो आर्टरी की बोलते या तो आर्टीरोसेक्लेरोसिस हो रखी है आर्टरीज में, आर्थीरोसेक्लेरोसिस हो रखी है, मतलब प्लेक फॉर्मेशन अगर आर्टरी में हो गई है तो वो वहाँ से वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आर्टरी को ब्लॉक कर देगा, या तो कोई ब्लड क्लोट वहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन है लाइक क्लोटिंग फैक्टर रिलेटेड कोई कंडीशन है, पेशेंट को कोई डिजीज कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे वो क्लोट या प्लेक जो वहाँ पे अटक जाएगा उस पर्टिकुलर आर्टरी में, तो वो क्या करेगा, ब्लड सप्लाई नहीं होने देगा, आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाने देगा। वो जो एम्बोलस है वो फैटी प्लेक या ब्लड क्लोट ही होता है, बट वो कहीं और अदर बॉडी पार्ट में बना है और वो आके ब्रेन में आ गया है, लाइक ट्रैवल करके वो ब्रेन में पहुंच गया है। मेनली हमें देखने को मिलता है, लाइक अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाऊं, एम्बोलस क्या है, वी कैन सी। ठीक है, कोई भी एम्बोलस बना, ठीक है, ये या तो आप ब्लड क्लॉट ले लो या इसको आप आर्टीरोसेक्लोरोसिस की वजह से या आर्थीरोसेक्लोरोसिस की वजह से कोई प्लेक फॉर्मेशन है, फैट फॉर्मेशन है, वो ले लो। ये ट्रैवल करता है हमारा किसी भी अदर बॉडी ऑर्गन में, ब्लड सप्लाई, ठीक है, ये तो सारी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इसके थ्रू ये ट्रैवल कर करके, ठीक है, लाइक ट्रैवल कर करके ये पहुंच गया है हमारा कहीं अदर बॉडी पार्ट में। मेनली ये अगर लंग्स में पहुंच जाए तो वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत कर देता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, फॉर एग्जांपल हम ले लें अगर, ठीक है, ये एम्बोलस था, ठीक है, ये आ गया हमारा और ये पहुंच गया, डोंट जज माय डायग्राम ओके, ठीक है, ये आ गया हमारा, फॉर एग्जांपल लंग्स में पहुंच गया। लंग्स में पहुंच गया तो ये कौन सी कंडीशन यहाँ पे डेवलप करवा देगा, दैट इज पल्मनरी एम्बोलिज्म। ओके, पल्मनरी एम्बोलिज्म यहाँ पे ये करवा देगा। ओके, तो ये एम्बोलस का इसलिए हमें मेन ध्यान तो भी रखना होता है क्योंकि एम्बोलस क्या करता है, पल्मनरी एम्बोलिज्म भी करवा देता है और यहाँ पे ये इस्चीमिक स्ट्रोक भी करवा सकता है। अगर ये ब्रेन में चला गया तो ये यहाँ पे इस्चीमिक स्ट्रोक करवा देगा। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, तो हमें इसमें क्या करना होता है, ट्रीटमेंट में इस्चीमिक स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में फाइब्रिनो लाइटिक थेरेपी हमें देनी होती है, कि जो भी ये लाइटिक मीन लाइटिक का मतलब क्या होता है, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करवाना किसी चीज़ की। तो जो भी यहाँ पे एम्बोलस बना है, थ्रोम्बस बना है, उसकी हमें ब्रेक डाउन करवानी है। तो कैसे करवानी है, हमें यहाँ पे क्या देने होते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। उसका एग्जाम्पल क्या है, एल्टीप्लेज। यहाँ पे कुछ ये क्लियरली दिख नहीं रहा है, बट आप थोड़ा जूम करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि टीपीए, टीपीए हमें यहाँ पे देना होता है पेशेंट को, ताकि ये जो एम्बोलस या थ्रोम्बस बना है उसका ब्रेक डाउन हो सके और ये इजीली ब्लड सप्लाई में आ सके, नॉर्मल ब्लड सप्लाई में।
नेक्स्ट वी हैव वही की जो ब्लड क्लॉट्स हैं उनको हमें ब्रेक डाउन करवाना है ताकि वो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे कोज ना कर सके। 4.5 लाइक 4 to 5 आवर्स में या 4.5 आवर्स में हमें इनको देना होता है। अगर सिम्टम्स पेशेंट में आ गए हैं तो विद इन 4 to 5 आवर्स में हमें ये पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट वी हैव ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। क्या होता है? तो ये मिनी स्ट्रोक भी हम इसको कह सकते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेरी जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो गया है। टेम्परेरी डिक्रीज इन ब्लड फ्लो जिसकी वजह से स्ट्रोक लाइक सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं। यूजुअली ये कुछ मिनट्स के लिए ही रहता है और कोई परमानेंट डैमेज भी नहीं करता है ये पेशेंट में। और मेनली ये इस्चेमिक कॉज की वजह से, लाइक इस्चेमिक स्ट्रोक पेशेंट को हुआ है उसकी वजह से ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक यहाँ पे हो सकता है पेशेंट में। और it indicates high risk for ischemic stroke as we already said. या एंड हियर वी हैव ट्रीटमेंट। तो इसमें हमें एंटीप्लेटलेट थेरेपी देनी होती है। एंटीप्लेटलेट थेरेपी में मेनली एस्प्रिन एंड क्लोपिडेग्रोल ये एंटीप्लेटलेट ड्रग के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हमें ये दोनों यहाँ पे वी कैन एडमिनिस्टर। नेक्स्ट वी हैव सर्जिकल मैनेजमेंट में कैरोटिड एंडरेक्टमी या कैरोटिड एंडरेक्टमी। व्हाट इज कैरोटिड एंडरेक्टमी? तो ये क्या होता है कि कैरोटिड आर्टरी में अगर कोई ब्लॉकेज है, लाइक कोई प्लेक फॉर्मेशन है वहाँ पे, तो हमें उस प्लेक को रिमूव करवाना है ताकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो सके एक स्मूदर वे में। तो यहाँ पे ये वाली सर्जिकल मैनेजमेंट वी कैन डू। नेक्स्ट वी हैव हेमरेजिक स्ट्रोक। या हेमरेजिक एज द नेम सजेस्ट, हेमरेज हो गया है कहीं पे ब्लड, लाइक ब्लड सप्लाई वहाँ पे किसी वजह से रुकी है, तो वहाँ पे कौन सा स्ट्रोक डेवलप हो गया है? हेमरेजिक स्ट्रोक, हेमरेज हो गया है वहाँ पे। ठीक है, या ब्लड यहाँ पे लीक करना स्टार्ट हो गया है किसी पर्टिकुलर जगह पे, ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट में, उसको हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक या हेमरेज हो गया है। तो हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्लड वेसल रप्चर हो गई है जिसकी वजह से ब्लड वहाँ पे लीक होना स्टार्ट हो गया है। तो मोस्ट कॉमन जो कोज होता है हेमरेजिक स्ट्रोक का, दैट इज हाइपरटेंशन। ओके, दैट इज हाइपरटेंशन। ओके, तो हाइपरटेंशन की वजह से क्यों होता है? क्योंकि हाइपरटेंशन क्या करता है, बीपी जब एकदम से बढ़ रहा है तो हमारे ब्रेन में लाइक बहुत ही फाइन कैपिलरीज और या आप कह लो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत ही फाइन, लाइक एक जो हेयर का स्ट्रैंड होता है उससे भी पतली वो ब्लड वेसल्स रहती हैं वहाँ पे। तो जब एकदम से ब्लड प्रेशर हाई होता है एक पेशेंट में, तो वो जोर डालता है, लाइक प्रेशर डाल रहा है उन ब्लड वेसल्स पे, ब्रेन के ब्लड वेसल्स पे, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि हाइपरटेंशन अगर किसी पेशेंट को हो भी रही है तो उसको सिर में दर्द सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो रहा है उन जो फाइन जो ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज हैं वहाँ पे। तो वो इजीली वहाँ पे ब्रेक डाउन या रप्चर हो जाती हैं जिस वजह से वहाँ पे ब्लड लीक होना स्टार्ट हो जाता है एंड इट लीड टू इस्चीमिया एंड इंक्रीज्ड आईसीपी। व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ आईसीपी? दैट इज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि नॉर्मल आईसीपी कितना होता है। नेक्स्ट वी हैव, या एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि मोस्ट कॉमन कोज है क्या है इसका, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। नेक्स्ट वी हैव एसोसिएटेड, हाँ, हायर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी देखने को मिलती है दैन इस्चीमिया हेमरेजिक स्ट्रोक की। हेमरेजिक स्ट्रोक मोस्टली लाइक मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। तो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। मॉर्बिडिटी मतलब ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं हेमरेजिक स्ट्रोक के या किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ का अगर हम डिस्कस करें। तो मॉर्बिडिटी मीन्स डिजीज़ कंडीशंस कितनी है, नंबर ऑफ डिजीज़ कंडीशंस, एंड मोर्टेलिटी मीन्स नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेड पेशेंट्स या नंबर ऑफ डेथ। तो मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटीज में हेमरेजिक स्ट्रोक की ज़्यादा है, लाइक डेथ भी इससे ज़्यादा हो रही हैं दैन इस्चेमिक स्ट्रोक। एंड ये मॉर्बिडिटी की सॉरी मॉर्बिडिटी का क्या मतलब है कि हेमरेजिक स्ट्रोक के केस भी हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है डिजीज कंडीशन और इसका मतलब है डेथ। नेक्स्ट वी हैव ट्रीटमेंट। तो क्रैनियोटमी कर सकते हैं। क्रैनियोटमी मीन्स ओपनिंग करेंगे हम
ब्रेन में, जिसकी वजह से जो ब्लड है या अगर आईसीपी इंक्रीज़ हुआ है वहाँ पे, तो वो हम ड्रेन आउट होने देंगे कि वहाँ थोड़ा रिलीफ़ मिले, लाइक आईसीपी थोड़ा लोअर हो। मैनिटोल एक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक का एग्ज़ाम्पल है, तो मैनिटोल देंगे जिसकी वजह से वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा रिड्यूस आईसीपी। या एंड जिसको भी ट्रांज़िट ये एक्टिवेटर्स, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स चल रहे हैं, उनमें नहीं करेंगे क्योंकि इट कैन वर्सन द ब्लीडिंग इन पेशेंट। नेक्स्ट वी हैव सिम्पटम्स। फर्स्टली हम रिस्क फैक्टर्स ही डिस्कस कर लेते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं सीवीए या स्ट्रोक के। तो कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ अगर है, ओके, पेशेंट में लाइक हाई बीपी या कोलेस्ट्रॉल है, एथेंटिसिटी है, हिस्पैनिक या ब्लैक में इन्हें मेनली देखने को मिलता है, लाइक एफ्रो, हिस्पैनिक एंड ब्लैक में लाइक लैटिन एफ्रो हैं, स्पेन वाले जो रीजन में कल्चरल हेरिटेज से जो बिलोंग कर रहे हैं, लैटिन अमेरिकन्स जो होते हैं, उनमें ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। एज क्या है, अगर 55 से अबव है, क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्रेन की ब्लड कैपिलरीज हैं, उनकी इलास्टिसिटी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है इस एज तक आते आते। तो इस वजह से हम एज फैक्टर को भी कंसीडर करेंगे। फैमिली हिस्ट्री है, अगर कोई जेनेटिक हिस्ट्री है। देन लाइफस्टाइल फैक्टर्स में है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, क्योंकि स्मोकिंग में हमें पता है कि नाकोटिक निकोटिन होता है, सॉरी, स्मोक में निकोटिन होता है, तो वो क्या करता है, ब्लड कैपिलरीज में प्लेक फॉर्मेशन, आर्टीरियो सेक्लोरोसिस मेनली करवा देता है, जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल होगा तो वो नैरो हो जाएंगे, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगे, तो वो हाई ब्लड प्रेशर वहाँ पे कोज करवा देंगे। तो ये हम इसमें कंसीडर करेंगे। अल्कोहल का भी सेम ही है, हाई कोलेस्ट्रॉल करवाता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल अगर नहीं है पेशेंट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल अगर फॉलो नहीं कर रहा है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस है, ठीक है, तो ये मेनली कॉज है। नेक्स्ट वी हैव सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में ये मोस्टली हमें सिम्टम्स में वी कैन सी बी फास्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नॉट सेट या नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें एग्जाम्पल में सॉरी एग्ज़ाम में पूछते हैं कि बी फास्ट, या सिर्फ फास्ट भी पूछ लेते हैं वो कई बार, कि ये किसका सिम्टम है, किस में देखने को मिलता है। तो ये हमें याद रखना है कि बी फास्ट किस में है। या बी का मतलब है बैलेंस लॉस हो जाता है। एक तो ये बी फास्ट के निमोनिक से भी हम इसके सिम्टम्स को याद रख सकते हैं। एक तो बैलेंस लॉस होगा, आई साइट चेंजेस आएंगे पेशेंट में, फेशियल ड्रूपिंग स्टार्ट हो जाएगी, आर्म वीकनेस, स्पीच डिफिकल्टी एंड टाइम टू कॉल 911 इमीडिएटली। ठीक है। टाइम ऑफ सिम्टम्स, जब ऑनसेट आ गया इन सिम्टम्स का, तो उसी दौरान हमने क्या करना है, एम्बुलेंस को कॉल करना है, इमरजेंसी कॉल करना है वहाँ पे। तो ये वाले जो सिम्टम्स हैं इनको याद रखना है, क्योंकि ब्रेन का कोई पार्ट है जहाँ पे इश्कीमिया हो गया है, वो अपना पर्टिकुलर एक जो रोल प्ले करना है, एक फंक्शन जो प्ले करना है, वो नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये सारे जो सिम्टम्स हैं मेनली देखने को मिलेंगे। या नेक्स्ट वी हैव लेफ्ट साइडेड सिम्टम्स। अगर ब्रेन का लेफ्ट साइड अफेक्ट हुआ है, तो राइट साइड में जो है सिम्टम्स अपेयर होंगे। तो अगर लेफ्ट साइड ब्रेन का अफेक्ट हुआ है, तो क्या देखने को मिलेगा, राइट साइड की हेमीपैरेसिस हो जाएगी, हेमीप्लेजिया हो जाएगा राइट साइड ऑफ बॉडी में, इम्पेयर्ड होगा स्पीच एंड डिप्रेशन एंड एनजाइटी देखने को मिलेगा। बट इसमें क्या है, पेशेंट अवेयर रहेगा, अपने जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं उनको लेके अवेयर रहेगा कि हाँ मुझे ये चेंजेस आ रहे हैं। और राइट साइड अगर है, राइट साइड अगर ब्रेन का अफेक्ट हो रहा है, तो उसमें क्या रहेगा, लेफ्ट साइड हेमीपैरेसिस हो जाएगा। ठीक है, जब भी हमारा ब्रेन का लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो राइट साइड ऑफ बॉडी में वी कैन सी द चेंजेस। एंड अगर लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड में आ रहे हैं, तो लेफ्ट साइड की बॉडी में चेंजेस आएंगे। लेफ्ट साइड हेमीपैरेसिस सेप्टियल डेफिशिएंट रहेगा, लाइक डेवलपमेंटल चेंजेस उसमें आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन ढंग से नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, पोटेंशियल चेंजेस वहाँ पे देखने को मिलेंगे, इम्पेयर्ड जजमेंट होगा, बट पेशेंट अनअवेयर रहेगा इन चेंजेस को लेके। नेक्स्ट वी हैव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो सीटी स्कैन एक गोल्ड स्टैंडर्ड है इसका। ठीक है, सीटी स्कैन इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें क्या है, रिपीट करवाना है हमें सीटी स्कैन
एट 24 एज आवर्स जब हम टीपीए दे रहे हैं पेशेंट को तो रिपीट करवाना है ताकि और वहाँ पे हेमरेज ना हो गई हो। एमआरआई, ईसीजी एंड इको वहाँ पे हम करवा सकते हैं। ठीक है, दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट वी हैव नर्सिंग इंटरवेंशंस। तो नर्सिंग इंटरवेंशंस में क्या आएगा, एक तो हमने फ्रीक्वेंट न्यूरो चेक करवाने हैं एज पर प्रोटोकॉल्स। वाइटल्स वहाँ पे मॉनिटर करने हैं। वाइटल्स में मेनली हम बीपी और आईसीपी वहाँ पे चेक करवाएंगे। एयरवे को मेंटेन करना है वहाँ पे। एयरवे को मेंटेन करने का क्या मतलब है वहाँ पे कि या तो हम पोजीशन ऐसी करवा सकते हैं कि उसका एयरवे स्ट्रेटन रहे। ठीक है, या तो अगर पेशेंट नहीं, लंग कोलैप्स हो गया है तो हम उसको इंटूबेट करेंगे इमिडिएटली। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव उसको एनपीओ रखना है पेशेंट को जब तक को वो स्वेलो टेस्ट को पास नहीं कर लेता है। ठीक है, स्वेलोइंग कोई पहले हम लाइक आइस चिप्स उसको देंगे, अगर वो अच्छे से स्वेलो कर रहा है तो उसके बाद ही हम उसको आगे उसका मील या फ्लूइड स्टार्ट करेंगे ओरली। डीवीटी प्रिवेंशन देनी है, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स लगाएंगे लाइक डी वेन थ्रोम्बोसिस को हम प्रिवेंट करने के लिए उसको जो स्टॉकिंग्स कंप्रेशन वाली स्टॉकिंग्स होती हैं हम वो देंगे उसको वेयर करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव टर्निंग एंड पोजीशन। तो हमने उसका हेड एंड जो है एलिवेट रखना है ताकि आईसीपी इंक्रीज ना रहे, लाइक उसको हाई फाउलर पोजीशन या सेमी फाउलर पोजीशन में हमने रखना है मेनली। तो स्पेशली ये हेमरेजिक स्ट्रोक में करवाते हैं हम। ऑक्सीजन यहाँ पे दे सकते हैं हम पेशेंट को। एंड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज यहाँ पे हमने करवानी है। सेफ्टी एंड कम्युनिकेशन में हमने एक बेड अलार्म रखना है पेशेंट के साइड में, उसको जो भी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उसमें असिस्ट करवाना है, कम्युनिकेट करना है पेशेंट के साथ क्लियरली एंड बी पेशेंट। पेशेंस रखने हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट point in CVA stroke. So today we discussed about this CVA और stroke। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है तो पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। टिल देन आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।